गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का जीवों में विभिन्नताएं, यानी कि एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने जीवों में जैव विविधता के बारे में बताया। उसके अलावा जीवों के वर्गीकरण की जो आवश्यकता पड़ी, उस आवश्यकता में कार्ल बोस वगैरह, रॉबर्ट विटेकर, इनके द्वारा अपना अपना सिद्धांत व्यक्त किया गया। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल बोस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो पंच जगत अवधारणा दी गई है, वो अवधारणा दी गई है मुख्य रूप से रॉबर्ट विटेकर के द्वारा, यानी रॉबर्ट विटेकर का पंच जगत सिद्धांत। पंच जगत सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि ये 5 भागों में विभाजित था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 भागों में विभाजित किया गया। इनके बारे में मैंने कल आपको बताया। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या था, फंजाई क्या है, प्लांटी क्या है और एनिमेलिया क्या है। बात आती है प्लांटी और एनिमेलिया के वर्गीकरण की, तो मैं प्लांटी और एनिमेलिया का वर्गीकरण आज इस पार्ट में कराने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें जो मुख्य रूप से जो प्लांटी है, प्लांटी शब्द का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी कि ये शब्द से बना है प्लांट से, प्लांट, यानी इसके अंतर्गत सभी ये स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया अपनाते हैं। प्लांटी जो है ये मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 भागों में विभाजित होता है। इनमें थैलोफाइटा में क्या लक्षण पाया जाता है, मुख्य रूप से देखिए, थैलोफाइटा के जो पादप होते हैं ये जड़, तना और पत्ती, इन 3 भागों में ये विभाजित होते हैं। जड़, तना और पत्ती के रूप में इनका विभाजन होता है। इस प्रभाग के पौधों की शारीरिक संरचना में सीधा सा है कि माना जैसे कोई पादप है, इस पादप के ये भाग हैं और ये पत्ती वाला भाग है, तो ये क्या है, पत्ती है, ये क्या है, तना है और ये क्या है, जड़ है। तो ये जो पादप पाए जाते हैं थैलोफाइटा के, वो सभी कैसे होते हैं, जड़, तना और पत्ती के रूप में पाए जाते हैं। इनमें ये जो होते हैं, इनकी संरचना जो होती है पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ऐसा पादप शरीर थैलस कहलाता है, यानी कि इस प्रभाग के पौधों की शारीरिक संरचना में पादप शरीर में जड़, तना व पत्ती में विभेदित नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जड़, तना और पत्ती, इन तीनों में विभाजन नहीं पाया जाता। इसमें जड़, तना और जो पत्तियां होती है वो विभाजित नहीं होती। थैलोफाइटा वर्ग के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो जड़, तना और पत्ती के रूप में विभाजित नहीं होते। ऐसे पादप शरीर जो होते हैं वो थैलस कहलाते हैं। थैलस का मतलब होता है एक पिंड। ऐसे पादप शरीर जो होते हैं वो थैलस कहलाते हैं, इनका विभाजन नहीं होता। इनमें मुख्य रूप से आते हैं शैवाल, क्लेमाइडोमोनास और कारा वाल्वैक्स, ये आते हैं। इनमें शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। इन शैवालों में क्या होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। उसके अलावा विखंडन और अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा 2 युग्मकों के माध्यम से इनमें जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मैं फिर बता रहा हूं एक बार थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा वर्ग के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये जड़, तना और पत्ती वाले भागों में विभेदित नहीं होते, जिसके कारण ऐसा पादप शरीर थैलस कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वैक्स आते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है इस प्रभाग के जो पादप होते हैं, पादप जगत का उभयचर कहलाता है, एम्फीबिया। ये उभयचर इसलिए होते हैं क्योंकि जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। किसको, ब्रायोफाइटा को, एम्फीबिया। प्लांटेनेशन एम्फीबिया कहा जाता है, यानी पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों को कहा जाता है। इनमें जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए जल के ऊपर ही स्थायित्व होता है, यानी इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, जल के अंतर्गत ही होती है। जनन के लिए जल पर ही निर्भर रहते हैं। इन पादपों में वास्तविक मूल, तना और पत्ती नहीं होते। इनमें वास्तविक मूल, तना व पत्ती नहीं होते। इनमें क्या होता है, मूल सम, यानी मूल के समान, तना सम, तने के समान और पत्ती सम, पत्ती के समान। मूल सम, तना सम और पत्ती सम, इनमें इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये एक कोशिक अथवा बहुकोशिक मूलाभासों द्वारा आधार से जुड़े हुए होते हैं। ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, लिवरवॉर्ट आता है, लिवरवॉर्ट, फर्न, मॉस, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधे होते हैं। अगला है इसी में ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा।
दो हो गए अपने, थैलोफाइटा हो गया। थैलोफाइटा में जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होते ऐसे पादप शरीर की संरचना थैलस कहलाती है, जिनमें शैवाल और क्लोरोमाइडोमोनास पाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ब्रायोफाइटा में इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। लैंगिक जनन के लिए जल पर उत्तरदायी होते हैं, जल और थल पे पाए जाते हैं, इसलिए ये उभयचर कहे गए हैं। इनमें मूल तना और पत्तियां नहीं होती। इनमें संरचनाएं पाई जाती है मूलसम, तनासम और पत्तीसम, जैसे लिवरवर्ट, फर्न और मॉस। इनके अलावा अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? इस पादप का जो शरीर होता है वो पादप जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें जड़, तना और पत्ती इन तीनों में विभेदित होता है, तीनों में विभेदित होता है इनका शरीर। जड़, तना और पत्ती में इनका शरीर विभेदित होता है। इनके शरीर में जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। इनके बारे में हम ऊतकों में पढ़ चुके हैं। जाइलम का कार्य होता है जल द्वारा खनिज लवणों को अवशोषित करके पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाना। फ्लोएम द्वारा पादप की पत्तियों द्वारा बनाया हुआ जो भोजन होता है उस भोजन को जड़ों तक लाने का कार्य करते हैं। इनके बाद में अगला जो है वो होता है मुख्य रूप से अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब होता है नग्न बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। इनको हम जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और ये होते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नग्न बीजी, एक तरीके से नग्न बीजी। ये नग्न बीजी होते हैं। इनमें बीज जो होता है फल के अंदर खुली अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि इनमें बीज घिरी हुई अवस्था में होता है। तो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत नग्न स्पर्मा, स्पर्मा बोलते हैं बीज को। तो इनमें बीजांड और अंडाशय से ढके हुए नहीं होते, ये निषेचन से पूर्व और बाद में अनावृत रहते हैं। इन्हें नग्न बीजी पादप भी कहा जाता है, जैसे पाइनस और साइकस। उसके अलावा आवृत बीजी जो होते हैं इनमें बीज ढके हुए होते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे जिनमें बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। बात ये हो गई अपने प्लांटेशन की, प्लांटी की। अगला जो है वेटेकर का वर्गीकरण, उसमें आता है एनिमेलिया। और एनिमेलिया जो होते हैं इनको दो भागों में विभाजित किया। दो भागों में विभाजन करने पर एनिमेलिया वर्ग के जंतु दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है अपृष्ठवंशी, अपृष्ठवंशी या नॉन कॉर्डेटा, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड नहीं पाया जाता। सीधा सा है अपृष्ठवंशी, यानी कि नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा बोलते हैं रीढ़ को। तो इनमें ये जो होते हैं इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इस समूह के जंतुओं में कशेरुक दंड का क्या होता है? अभाव होता है। कशेरुक दंड का अभाव होता है। किस समूह के में? अपृष्ठवंशी या नॉन कॉर्डेटा के। इनमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है? अभावग्रस्त होती है, ना के समान। ज्यादातर में तो पाई नहीं जाती, बाई चांस मिलती भी है तो बिल्कुल ना के समान होती है, अर्थात इनमें कशेरुक दंड का अभाव होता है। इसी कारण इनको नॉन कॉर्डेटा या अपृष्ठवंशी कहा जाता है। नॉन कॉर्डेटा या अपृष्ठवंशी कहा जाता है। शारीरिक संरचना विभेदीकरण के आधार पर इनको अलग अलग समूहों में रखा है। पॉरीफेरा नंबर 1 है इसमें, पॉरीफेरा यानी कि छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त। इस वर्ग के जीवों के शरीर पर हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं। पॉरीफेरा यानी कि इस छिद्रधारी जीव होते हैं, ये अचल होते हैं। ये कैसे होते हैं? अचल होते हैं और किसी आधार से चिपके होते हैं। किसी आधार से कैसे होते हैं? चिपके हुए होते हैं। दूसरा है इसी में नंबर 2 निडेरिया, निडेरिया। इस वर्ग के यदि जीवों की बात करें तो ये जलीय जंतु होते हैं, ये जलीय जंतु होते हैं। और जलीय जंतु होने के साथ साथ इनका जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, ऊतकीय स्तर का होता है, यानी ऊतकों से मिलकर इसका निर्माण होता है। निडेरिया वर्ग के जीव जंतुओं के अंतर्गत इस संघ के जंतु जो होते हैं द्विकोरक होते हैं, यानी कि दो भागों में बटे हुए होते हैं और अरीय सममित पाए जाते हैं। जैसे आरी की जो संरचना होती है उस तरीके से इनकी संरचना मिलती है। इनके शरीर पर दंश कोशिकाएं होती हैं, यानी कि
कांटेनुमा संरचनाएं भी पाई जा सकती है। दंश यानी कि कांटे देना यानी डंक मारने की क्षमता होती है इनके अंतर्गत, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसे सीलेंट्रेटा संघ भी कहते हैं। तो इस संघ को निडेरिया को क्या कहते हैं? सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है, सीलेंट्रेटा संघ भी कहते हैं। अगला है प्लेटेहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज यानी प्लेट के रूप में चिपके हुए रहते हैं एक तरीके से। प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज ये क्या होते हैं? चपटे कृमि होते हैं। ये होते हैं चपटे कृमि, इनमें फीता कृमि आता है। ये चपटे कृमि होते हैं, फीता कृमि होते हैं। सामान्यतः ये अधिकांश जंतु मनुष्य और प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी यानी दूसरों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, खास करके मनुष्य की आंतें वगैरह उनमें चले जाते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज वर्ग के जीव होते हैं। त्रिकोण की द्विपार सम्मित होती है। इनमें फीता कृमि आता है, टीनिया फ्लूक आता है, लिवर फ्लूक बोलते हैं इनको। इनके बाद में आता है एसके हेल्मिंथीज। एसके हेल्मिंथीज, एसके हेल्मिंथीज, एसके हेल्मिंथीज जो होता है, इस वर्ग के जो जीव होते हैं इनका शरीर होता है बेलनाकार। एसके हेल्मिंथीज का शरीर होता है बेलनाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि भी कहते हैं। बेलनाकार होता है इसलिए इनको क्या कहते हैं? गोलकृमि भी कहा जाता है। ये मुक्त जीवी जलीय तथा परजीवी होते हैं। जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, उसके अलावा ये परजीवी भी होते हैं। तो एसके हेल्मिंथीज वर्ग के इनका शरीर बेलनाकार होता है, इसलिए इनको गोलकृमि कहा जाता है। जलीय रूप से, परजीवी रूप में होते हैं और इनमें मुख्य रूप से एस्केरिस वगैरह पाई जाती है। एस्केरिस, एस्केरिस है। दूसरा है वुचेरेरिया, ये जीव पाए जाते हैं। एसके हेल्मिंथीज के बाद में अगला आता है अपना एनेलिडा। इस संघ के जो जंतु होते हैं ये सभी जलीय और स्थलीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एनेलिडा ये भी परजीवी व जलीय रूप में पाए जाते हैं, जलीय व परजीवी के रूप में मिलते हैं। और इनका शरीर विभिन्न प्रकार के खंडों में विभाजित होता है। खंडों में विभाजन होता है शरीर का, खंडों में विभाजित होते हैं। इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। इससे जोंक, वृक्क, उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, उत्सर्जन अंग कौन सा होता है इसमें? नेफ्रिडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है एनेलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? तो नेफ्रिडिया या वृक्क पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से जोंक, केंचुआ, नेरिज आते हैं। जोंक, केंचुआ व नेरिज ये जीव आते हैं। बरसात के दिनों में पाए जाने वाले केंचुआ हो, जोंक हो, नेरिज हो, ये सभी एनेलिडा संघ में पाए जाते हैं और इनमें उत्सर्जन के रूप में मुख्य रूप से नेफ्रिडिया या वृक्क पाए जाते हैं एनेलिडा संघ के अंतर्गत। इसके बाद में आता है जंतु जगत का, एनिमलिया अपृष्ठ वंशों में जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ माना जाता है वो आर्थ्रोपोडा माना जाता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। यहां पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ तो आर्थ्रोपोडा को माना जाता है, क्योंकि घरेलू कीट इसमें सब आते हैं। घरेलू कीट पाए जाते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, टिड्डा, केंचुआ, केकड़ा, बिच्छू, ये सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी ज्यादातर प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में पाई जाती हैं और इन संघ के जीवों में पाए जाने वाले जो कीट होते हैं, इसी कारण इस संघ को सबसे बड़ा संघ माना गया है। इनका शरीर जो होता है खंड युक्त होता है और सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सिर, वक्ष व उदर, 3 भागों में इनका शरीर ये विभाजित होता है। 3 भागों में इनका विभाजन होता है। इनके शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल होता है। काइटिन का कंकाल पाया जाता है, जिसके कारण है ना इनका शरीर पर काइटिन का कंकाल पाए जाने के कारण है ना इन पे कठोर कवच होता है, खोल पाया जाता है इनके शरीर के ऊपर। इसके बाद में मोलस्का संघ आता है। मोलस्का
मोलस्का संघ के अंतर्गत इस पर के जितने भी जीव होते हैं वो स्थलीय अथवा जलीय होते हैं। स्थल में भी पाए जा सकते हैं, स्थलीय अथवा जलीय पाए जाते हैं, स्थलीय अथवा जलीय हो सकते हैं। मोलस्का संघ के जितने भी जीव हैं ये सभी। उनके अलावा इनके शरीर अंग तंत्र होता है, इनका शरीर कोमल होता है और कुछ प्राणियों में शरीर पर कठोर कैल्शियम का कवच होता है, कैल्शियम का कवच पाया जाता है। इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम का कवच होता है। सिर, पेशीय पाद और आंतरांग होते हैं। सिर, पेशीय पाद व आंतरांग, ये इनका शरीर विभाजन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें सीपी, ऑक्टोपस, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और एट लास्ट है इसका अपृष्ठवंशी का एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जंतु जो होते हैं इनमें कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। एकाइनोडर्मेटा, इस संघ के जीवों के शरीर पर अंतःकंकाल पाया जाता है, अंतःकंकाल पाया जाता है कैल्शियम युक्त। और इस संघ के जंतुओं के त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। त्वचा पर, त्वचा कांटों युक्त होती है, सूल युक्त, कांटों युक्त, त्वचा कांटों युक्त होती है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा कहा गया है। एकाइनोडर्मेटा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। और इनका शरीर के अंतर्गत संवहन तंत्र पाया जाता है। गमन, भोजन पकड़ने के श्वसन में सहायक होते हैं। तारा मछली, समुद्री खीरा और भंगुर तारा। तारा मछली, समुद्री खीरा और भंगुर तारा, ये जितने भी जीवों के नाम हैं, तीनों जीव जल में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कांटे होते हैं, तीनों के शरीर पर कांटे होते हैं। तारा मछली स्टारफिश यानी स्टार के समान संरचना होती है। समुद्री खीरा यानी खीरे के समान संरचना पाई जाती है। भंगुर तारा, इसकी आकृति अनियमित होती है। ये तीनों जलीय जीव माने जाते हैं जो एकाइनोडर्मेटा संघ के होते हैं। इनका शरीर कांटों युक्त होता है, अंतःकंकाल पाया जाता है, कैल्शियम का खोल होता है इनके शरीर पर। यहां से आगे अगला जो टॉपिक है वो है पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा संघ का, जो डियर स्टूडेंट्स मैं कल के टॉपिक में कराऊंगा। यहां तक बैठ करके इसको आप अध्ययन करें और नोट डाउन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।